हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नरेंद्र विश्वास। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मॉडर्न अलजेब्रा गेट 2011 के जितने सारे क्वेश्चन आए हैं सबको सॉल्व करेंगे एक ही वीडियो में। और जो क्वेश्चन का सीक्वेंस रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 16, 17, 39 और 40। ठीक है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ईजी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, दिया है क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है द नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब हुआ पावर 2 वाले पोलिनोमियल ओवर द फील्ड ऑफ 2 एलिमेंट F2। फील्ड ऑफ 2 एलिमेंट F2 का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये बात कर रहा है Z2 की, और Z2 में 2 एलिमेंट होते हैं 0 और 1। ठीक है, और ये विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 2 और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 2 के रिस्पेक्ट में ये क्या कहते हैं फील्ड बनाता है। ठीक है, और इसमें कह रहा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की मैं अगर बात करूं इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है ax² प्लस bx प्लस c सच दैट ABC बिलोंग्स टू Z2। ठीक है, ये इसकी बात कर रहा है। और ध्यान रखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात कर रहा है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को मतलब पावर 2 का मतलब a कभी 0 नहीं हो सकता क्योंकि Z2 में 0 भी तो दिया है। तो अगर a की जगह आपने 0 रख दिया तो ये पावर 1 वाला पोलिनोमियल हो गया, पर ये क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2 की बात कर रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए a की जगह हम 0 नहीं रख सकते, तो 0 नहीं रख सकते, दो ही एलिमेंट है आइदर 0 और 1, तो मैं 1 रख दे रहा हूँ। तो x² प्लस bx प्लस c सच दैट b और c गया आपका Z2 में। ये इस पोलिनोमियल की बात कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, b की जगह b और c दोनों के जगह में 0 और 1 पुट करते जाता हूँ। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपका बनेगा x² प्लस x प्लस 1। मैंने क्या किया, b और c की जगह 1 1 पुट कर दिया। दूसरा क्या मिलेगा, b की जगह 0 पुट कर दो तो आएगा x² प्लस 1। तीसरा c की जगह 0 पुट कर दो तो x² प्लस x। चौथा b और c दोनों की जगह 0 पुट कर दो तो मिलेगा x²। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिले हमें 1 2 3 4। अगर मैं इसको QX से डिनोट करूं तो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 4 मिल गए। अब हमें ढूंढना है कि इसमें से कौन सा रिड्यूसिबल है कौन सा इररिड्यूसिबल है। तो सबसे पहले हम लास्ट दो को देखते हैं, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। रिड्यूसिबल का मतलब होता है कि हम इसका अगर फैक्टर बना पा रहे हैं तो रिड्यूसिबल है, या फिर अगर रूट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है तो ये रिड्यूसिबल है, अगर मैं सीधे सीधे कहूँ तो। ठीक है, तो इसका मैं अगर फैक्टर बनाऊं तो x इंटू एक्स प्लस 1, तो देखिए बन गया ना फैक्टर, तो ये रिड्यूसिबल है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। और वैसे भी x के जगह 1 रखो तो देखो 1 रखने पर क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 तो इजिकल टू आ रहा है 0। तो कहीं कभी भी अगर मैं Z2 Z3 Z4 Z5 की बात करूं तो x के जगह इसमें से कोई भी एलिमेंट पुट करने के बाद अगर 0 आ रहा है तो वो रिड्यूसिबल है। तो रखो x की जगह 1, तो इसमें देखो x की जगह 1 रखने पर 1 प्लस 1 तो इजिकल टू 2, और Z2 में 2 की वैल्यू क्या होती है 0। तो आ गया ना ये रिड्यूसिबल, इसका मतलब इसका रूट एग्जिस्ट कर रहा है। या फिर ऐसे चेक कर लो अगर फैक्टर बन रहा है तो बन गया। अब आते हैं दूसरे में, देखो ये भी 0 बन रहा है, अगर मैं x की जगह 0 रखूंगा तो आ गया ना 0। तो इसका रूट कितना है, x इजिकल टू 0 जो इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये भी रिड्यूसिबल है, मतलब इरिड्यूसिबल नहीं है। दूसरा तरीका x.x बन गया ना रिड्यूसिबल। अब आते हैं इसमें सेम तरीका, x के जगह 1 रखो तो 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, 2 का मतलब आ गया 0। तो इसका एक रूट एग्जिस्ट कर रहा है Z2 में। रूट का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं fx कोई एक पॉलिनोमियल है, तो मैं अगर fa रखने पर अगर ये 0 मिल रहा है तो a क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का रूट हो गया। और किसी भी पॉलिनोमियल का रूट अगर उस फील्ड में बिलोंग कर रहा है तो वो पॉलिनोमियल हमेशा रिड्यूसिबल होता है, ध्यान रखिएगा। तो बचा क्या तीसरा, तीसरे में सबसे पहले मैं 0 रखूंगा तो आपको 1 मिलेगा जो कि 0 नहीं है। फिर मैं 1 रखूंगा तो मिलेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 इजिकल टू 3, और Z2 में 3 का मतलब हुआ 1। तो देखो ये भी 0 नहीं है, इसका मतलब ये जो पोलिनोमियल है x² प्लस एक्स प्लस 1 ये Z2 में इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल कितने मिले आपको, एक ही मिले, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 16 इजीली समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 की बात अगर करूं तो कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कंजुगेसी क्लास ऑफ 3 साइकिल। ये फॉर्मूला मैं समझाता हूँ कैसे लिखते हैं।
कह रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कंजुगेसी क्लास। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कंजुगेसी क्लास, कंजुगेसी क्लास, और क्लास दिया है आपका 2 3 4, 2 3 4, ठीक है, किसमें, इन S6 में, क्योंकि ये S6 कह रहा है, ठीक है। तो कभी भी जब भी आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कंजुगेसी क्लास की बात करते हैं तो देखिए 2 3 4 और S6 में आपको ध्यान होगा 1 2 3 4 5 6 इतने सारे एलिमेंट होते हैं। तो कभी भी अगर इस क्लास में 2 3 4 कौन कौन से मिसिंग है, 1 मिसिंग है, ठीक है, 5 मिसिंग है, 6 मिसिंग है, तो जो जो मिसिंग है उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं इसके साथ। और आपको ध्यान होगा इंट्रोड्यूस कैसे कराते हैं हमेशा, सिंगल क्लास के साथ, मतलब 1, कौन कौन सा बचा है, और 5 और 6 और साथ में 2 3 4, और इसको लिखूं चाहे ये लिखूं, बात दोनों एक ही होते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, सिंगलटन हमेशा आइडेंटिटी होते हैं, तो इसको लिखो या ना लिखो एक ही चीज होता है। तो कभी भी आपको कंजुगेसी क्लास की बात हो तो हमेशा अधूरा साइकिल अगर दिया है तो उसको आप कंप्लीट कर लेंगे पहले इस तरीके से। अब मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कंजुगेसी क्लास का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। देखो S6 की बात हो रही ना, तो सबसे पहले 6 फैक्टोरियल, अगर SN की बात होती है तो n फैक्टोरियल, ठीक। साइकिल कौन कौन से, S6 में कौन कौन सा साइकिल पॉसिबल है, 1 का साइकिल पॉसिबल है सिंगलटन एलिमेंट का, 2 का पॉसिबल है, तो सबसे पहले 1 करके आएंगे, तो 1 का साइकिल पॉसिबल है। और 1 का साइकिल जितने टाइम रिपीट कर रहा है, देखिए 3 टाइम रिपीट कर रहा है ना, तो पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, आ गया फॉर्मूला समझ में। अब आते हैं 2 साइकिल की बात, 2 साइकिल है नहीं तो उसको हटा दो। 3 साइकिल की बात करते हैं, 3 साइकिल की बात कितनी आ रही है, 3 साइकिल एक ही आ रहा है ना, तो 3 साइकिल का मतलब 3 कितने बार रिपीट कर रहा है, एक बार रिपीट कर रहा है, पावर में जाएगा, और जितने पावर में आता है उतना ही फैक्टोरियल नीचे आता है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ 6 फैक्टोरियल होल अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी रखो आना वही है, 3 फैक्टोरियल इंटू 3। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3। तो इस 3 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हुआ, इस 3 2 जा तो 5 4 जा 20 2 जा 40, तो इसका आंसर आएगा 40, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी 40 सही है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा कैसा बनाते हैं, बहुत ही ईजी है, बस फॉर्मूला है ये कि कितने साइकिल यहाँ बन रहे हैं, उस साइकिल की पावर जितने टाइम रिपीट कर रहा है और उतना ही फैक्टोरियल। जैसे यहाँ 1 साइकिल कितने बार था, 3 बार था, तो 1 की पावर 3 और 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली 3 साइकिल एक बार है तो 3 की पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, इतना ही यूज किया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 आ गया होगा समझ में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की, जो सबसे सिंपल और सबसे इजी क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला से काम बन जाएगा, जबकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए सीधे सीधे रिंग ऑफ जेड आई इज द रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर, रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर जेड आई, इसका मतलब सबको पता होगा ए प्लस आई बी, और ए और बी किसमें एलिमेंट है, जेड का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं सीधे सीधे फॉर्मूला बता रहा हूं कि द क्यूशंट इज आइसोमॉर्फिक टू, कभी भी अगर इस फॉर्म में आए ना, जेड आई होल अपॉन ए प्लस आई बी, ठीक है, ये आइसोमॉर्फिक होता है जेड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखिएगा जेड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहां इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो और ध्यान रखो आपको एक और चीज कि जेड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो, चाहे ये आइसोमॉर्फिक किसके होता है, जेड अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू जेड, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक होते हैं, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, दोनों एक ही चीज है। तो मैं सीधे सीधे ये लिखूं कि जेड आई ऑफ ए प्लस आई बी, ये किसके आइसोमॉर्फिक हो गया, जेड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है, जेड अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू जेड।
और ध्यान रखिएगा ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, या इफ एंड ओनली इफ GCD ऑफ A, B इज इक्वल टू 1, या फिर दूसरे शब्दों में सीधा सीधा कहूँ कि A और B क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। और यहाँ जो फॉर्मूले में दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है ZI अपॉन 3 माइनस आई, ठीक है, तो 3 और -1 इसका GCD आपको पता होना चाहिए, ये आपस में को प्राइम होते हैं, कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं इसके पास, तो इसका GCD 1 आ गया। तो अगर इसका GCD 1 हो गया तो ये आइसोमॉर्फिक हो गया Z, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A का काम कर रहा है 3, B का काम कर रहा है -1, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब Z ऑफ 3 3 9 और 1 10, तो ये किसका आइसोमॉर्फिक हो गया, Z अपॉन 10Z, को पता होना चाहिए। तो देखिए Z अपॉन 10Z ऑप्शन डी, तो क्वेश्चन नंबर 39 इसका ऑप्शन डी सही है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन तो मैं आपके लिए बहुत ईजी कर रहा हूँ, और आप सब्सक्राइब, लाइक, और अगर आपके किसी दोस्त को ज़रूरत है इस वीडियो की तो ज़रूर उसको भेज दीजिएगा, ताकि मैं अपना काम करता रहूँ और आप अपना काम करते रहे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 में बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 40 में गैलोस थ्योरी लगेगा थोड़ी सी। देखिए गैलोस थ्योरी का मतलब हुआ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि मान लेते हैं एफ कोई फील्ड है और एक्स उस फील्ड का पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, होल अपॉन इररिड्यूसिबल, इररिड्यूसिबल मतलब एफ कोई फील्ड है तो एफ एक्स उस फील्ड पे पॉलिनोमियल हो गया, उस एफ एक्स से मैं एक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल लेके आ रहा हूँ। अगर इस क्वेश्चन के फॉर्म में लिखोगे तो ये फील्ड बनता है हमेशा, मतलब कोई एक नया फील्ड बनेगा। हाँ, ये एफ फील्ड नहीं, कोई एक नया फील्ड के आइसोमॉर्फिक होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पहला आते हैं, देखिए आर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, तो आर एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये इसकी बात हो रही है। देखिए मैंने कहा था एफ फील्ड होना चाहिए, आर फील्ड है, आर एक्स उस पर पॉलिनोमियल, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इस फील्ड पे इररिड्यूसिबल होना चाहिए। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इस आर पे इररिड्यूसिबल होना चाहिए। तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, आर पे कब इररिड्यूसिबल होगा, जब इसका रूट एट आर पे बिलोंग नहीं करेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कितना आएगा इसका रूट, एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4/2, तो इसका जो रूट आ रहा है वो आ रहा है 1 प्लस माइनस रूट 3i अपॉन 2। देखिए इसके रूट इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, विच इज डजेंट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये क्या है, इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, किसमें, आर में। इसका मतलब ये किसी फील्ड F1 के आइसोमॉर्फिक हो गया। अच्छा दूसरे की बात करूं मैं, आर एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, आप देखेंगे कि इस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये भी, इसके मैं अगर रूट की बात करूं तो ये भी आर में बिलोंग नहीं करेगा, मतलब ये भी किसी न किसी फील्ड के आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। और दो इनफाइनाइट फील्ड आपस में आइसोमॉर्फिक होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, F1 इज आइसोमॉर्फिक टू F2, ठीक है। तो ये इसके आइसोमॉर्फिक है, ये इसके आइसोमॉर्फिक है, ये इसके आइसोमॉर्फिक है, तो सीधे सीधे कहूँ मैं ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। तो मतलब L और M आपस में आइसोमॉर्फिक है, तो L आइसोमॉर्फिक टू M। अब बात करते हैं n की बात, तो n क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, मतलब जो आपका n है वो है आर एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और नीचे वाले को ध्यान से देखो, ये आर एक्स होल अपॉन, मैं इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये जो फैक्टर है ये बन गया इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर ये इररिड्यूसिबल है, आर एक्स भले फील्ड हो, ये कभी भी फील्ड के आइसोमॉर्फिक नहीं होता है, क्योंकि ये इफ एंड ओनली थ्योरम है कि अगर एफ कोई फील्ड है, एक्स पॉलिनोमियल है, और इस पे जो मैंने ऊपर लिखा था
कि एफ कोई फील्ड है एक्स से उस पर अगर मैं एक्स को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ तो एफ एक्स पॉलिनोमियल हो गया, और नीचे अगर इररिड्यूसिबल है तो ये किसी फील्ड के आइसोमॉर्फिक होता है। ये इफ एंड ओनली थ्योरम है, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको मैं x प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये एक रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। अगर ये रिड्यूसिबल है तो ये फील्ड के आइसोमॉर्फिक नहीं है, तो ये कोई भी फील्ड के आइसोमॉर्फिक नहीं है। ठीक है, देखिए ये फील्ड के आइसोमॉर्फिक है, ये फील्ड के आइसोमॉर्फिक है, ये फील्ड के आइसोमॉर्फिक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो स्पेस आपस में आइसोमॉर्फिक है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी सेम हुई। तो अगर ये एन एम के आइसोमॉर्फिक हो गया तो एम भी क्या हो गया, या फिर एन भी क्या हो गया, फील्ड हो गया। पर एन तो फील्ड नहीं है, तो एल और एम आपस में आइसोमॉर्फिक है, पर ना ही एल ना ही एम एन के आइसोमॉर्फिक है। तो ये करके चेक करते हैं। पहला, एल इज आइसोमॉर्फिक टू एम, ठीक है। एल इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू एन, देखिए एल इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू एन, ये भी सही है। एम इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू एन, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, इसका मतलब बाकी सब गलत होगा। गेट का क्वेश्चन है, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 40 उसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा, और मैंने कोशिश किया कि आपको आसान से आसान लैंग्वेज में समझा सकूं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।